अनिल राजभर जी, आपसे सवाल, मैंने पहला सवाल किया था दयाशंकर जी से, काशी कितनी बदली है? प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, आपसे भी यही सवाल है, आपने कितना बदला काशी को और काशी कितनी बदली? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का बाबा विश्वनाथ की धरती पर अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, काशी नए कलेवर के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का विकास धरातल पर उतारने में पूज्य मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को सफलता मिली है। अभी निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, जनता की अदालत लगी थी और जितना प्यार से भारी समर्थन काशी वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, निश्चित तौर पर वो इस बात का प्रमाण है कि काशी की जनता मोदी जी की काशी को आज कितना पसंद कर रही है। तो पूरी तरीके से मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 से पहले कोई काशी आया हो और आज काशी आए तो उसको निश्चित तौर पर एक बार भ्रम हो जाएगा कि हम बनारस से आए हैं कि कहीं और आ गए। तो इतना बदलाव है, धरातल पर बदलाव को उतारने का हम लोगों ने काम किया है। और बनारस के रिंग रोड को आप ले लें, विश्व स्तरीय सड़क आपको मिलेगी। एयरपोर्ट से लेकर बनारस शहर को जोड़ने वाली शहर जो सड़क है, अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस तरह से देश और पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि हम रोपवे लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर ये पहला उदाहरण होगा कि किसी महानगर में, किसी शहर में रोपवे की व्यवस्था वहां की सम्मानित। ये रोपवे कौन सा है, कैसे लेकर के आ रहे हैं, क्या है इसका रूट? नहीं, रूट कैंट स्टेशन से लेकर और बाबा विश्वनाथ के बगल में गोदौलिया तक उसको लेकर आने की हम लोगों की योजना है। जो हमारे बाहर के टूरिस्ट, साथ ही साथ हमारे जो काशी वासी हैं, जिनकी रोज की आदत है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए बिना वो नहीं रह पाते, तो उन लोगों को किसी प्रकार के कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए बना, तो इस बात के लिए हम बना रहे हैं। एक और सवाल है आपसे, आपने काशी की बहुत चर्चा की, बहुत बदलाव की बात की, लेकिन आप श्रम मंत्रालय आपके पास है, नियोजन आपके पास है, बेरोजगारी को दूर करने में आप कितने सफल हुए? क्योंकि ये बीएचयू आसपास देखेंगे तो स्टूडेंट्स की भरमार है, छात्र हैं, और सबसे बड़ा समस्या जो इस वक्त, सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। बतौर मंत्री आप कितने संतुष्ट हैं कि बेरोजगारी कम हुई है? और खास करके अगर हम आपके क्षेत्र में भी बात कर लें, देखिए, जो हमारे पास विभाग है सेवा योजन का, वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को तलाशना और हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको उस रोजगार से जोड़ना, जो हमारे नियोजक हैं उनके और हमारे जो चाहने वाले रोजगार हैं उनके बीच में पुल का काम करना, ये हमारे विभाग का काम है। मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में और इस 1 साल के कार्यकाल में, इस 6 साल में हम 14 लाख के आसपास लोगों को हमने निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने का काम किया है। और दूसरा, हम पूज्य प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि अभी बनारस में प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय ने एक व्यवस्था स्थापित किया है और उसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक व्यवस्था दिया है। हम जिस तरह की मांग हमारे देश के इंजीनियर की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की पूरे दुनिया के अंदर मांग आज मिल रही है, हमारे जो कुशल कामगार हैं उनकी भी जिस तरह से डिमांड खास तौर पे गल्फ कंट्री में हम देखने को मिल रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से और प्रधानमंत्री जी के बताए गए रास्ते पर चलकर हम लोग यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में उनके लिए कहाँ रोजगार है उसको हम तलाश रहे हैं और उनसे उनको जोड़ने का हम प्रयास। चलिए, इस पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि आपने ये बातें गंगा किनारे कही हैं कि आप इतने रोजगार की बात करें। लेकिन अब हम सीधे सियासत पर आते हैं। पहला सवाल आप ही से है। कुछ देर पहले अभी यहाँ पर हमारे मंच पर ओम प्रकाश राजभर जी भी बैठे थे। आपके और ओम प्रकाश राजभर जी के संबंध बड़े घनिष्ठ हैं, आप हमेशा दिखते हैं, मिलते हैं। 2024 को लेकर के, छोटे दलों को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर जैसे पार्टियों को लेकर के, दलों को लेकर के क्या रणनीति है? क्या आप उनको साथ लेकर के आ रहे हैं?
देखिए, ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसके साथ गठबंधन हो, किसके साथ न रहे। लेकिन जब जब चुनाव आया, आप देखे होंगे 2014 के चुनाव से पहले भी मोदी जी और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग पार्टी में आए थे। 2017 के भी चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पार्टी में आए थे और 2019 से पहले भी आए और 2022 से पहले भी आए। तो 2024 के पहले भी आए। अभी आप देखें, हमारे कैबिनेट में भी बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो मैं कह सकता हूं कि 1 दर्जन मंत्री ऐसे होंगे जो चुनाव से पहले आए, आज जो है मंत्री हैं इसमें। तो आज मोदी जी और योगी जी के नीतियों से और विकास से प्रभावित होकर के बहुत तमाम नेता है अभी जो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर जी 2022 चुनाव के पहले उन्होंने बीजेपी को क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा, लेकिन जैसे ही चुनाव जब खत्म हुआ फिर आपसे घनिष्ठता बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि अब वो आने वाले हैं, अब आ गए, तुरंत आ गए। तो क्या सचमुच उनको लेकर कोई सीरियस बात है क्या पार्टी में, या छोटे दलों को लेकर के है सीरियस बात? देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनाए जाते हैं। चलिए, ये सवाल बताइए, मायावती जी और अखिलेश जी कभी एक हो सकते थे? बताइए, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था और उसके बाद हम लोग चुनाव आपस में साथ लड़े कि नहीं लड़े 2019 में। तो कोई ऐसा मैंने राजनीति में नहीं रहता है कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। चलिए, तो आप तो कह रहे हैं कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता अनिल राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी थोड़ी देर पहले कह के गए हैं कि वो तो जो दूसरा मोर्चा बन रहा है 65%। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो देश के श्रद्धेय गृह मंत्री जी हैं, वो जो फैसला करते हैं, ये अवसर देने वाली बात है। पूरा उत्तर प्रदेश समझ सकता है, पूरा देश समझ सकता है। जिस तरह से आज अपना दल यश को मौका दिया, जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी को मौका पार्टी ने दिया, और यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी मौका दिया। जो लोग साथ चल रहे हैं वो आज कहाँ खड़े हैं, और जो लोग कन्फ्यूजन के शिकार हैं, अनिर्णय की स्थिति में हैं, वो लोग कहाँ खड़े हैं। ये किसी से छुपा नहीं। मैं समझता हूँ कि छोटे दलों को साथ लेकर उसको सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आज भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है, और जो लोग उसको समझना चाह रहे हैं उसका सम्मान है। यानी कि आप भी इशारों में कह रहे हैं कि अगर वो आना चाहे तो आए? नहीं, हम लोग तो देखिए, ये निर्णय जैसा माननीय मंत्री जी ने, हमारे भाई दयाशंकर जी ने कहा, ये निर्णय तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि बहुत से गठबंधन में लोग गए, लेकिन 2017 में जब भाजपा के साथ लोग आए, हमारे गृह मंत्री जी ने जब आदर के साथ ऐसे लोगों को बुलाया, सम्मान दिया, तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उस बात की अगर कीमत अगर जो नहीं करेगा तो उसको पछताना पड़ेगा, और जनता इन सब बातों को अगर आप राजनीति तो ये पछतावा कितना लंबा है, उनको और क्या इंतजार करना पड़ेगा? उनकी ज़रूरत है नहीं? आपको लगता है कि राजभर जो एक बिरादरी है, राजभर ओबीसी की जो वो एक ऐसी जाति है जिसको कहा जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनके बिना पूर्वांचल बीजेपी नहीं जीत सकती और वो जिसके साथ रहते हैं वही जीतती है, तो आपको लगता है कि? देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे अन्य और अति पिछड़ी जातियाँ हों, आज पूज्य मोदी जी के साथ ये जातियाँ चट्टान की तरह खड़ी हैं। 75 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में ये उनको समझ में आ गया है कि हमारा भला कहाँ होने वाला है। आप बताइए कि बड़े बड़े राजनीति के विश्लेषक और समीक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहारा की ज़रूरत नहीं थी, और 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग हम लोगों से अलग होकर चुनाव लड़े। परिणाम आपके सामने है। 2022 में भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए, और 37 वर्ष के बाद किसी सरकार ने पुनरावृत्ति की है। तो भारतीय जनता पार्टी, हम हम गुमान में नहीं हैं, लेकिन जो अवसर देने की बात है, तो हम राजनीति में भी अवसर देना चाहते हैं, हमारे नेता अवसर देना चाहते हैं। अगर
हमारे सम्मानित नेताओं के बड़प्पन अगर किसी को न समझ में आए तो उसमें हमारा दोस्त तो है ना। चलिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नेता है। लेकिन दयाशंकर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, खास करके योगी सरकार की जो नीति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बुलडोज़र, एनकाउंटर, इसका आपको फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विकास में बहुत बड़ा सहायक होता है। पहले उद्योगपति आते थे तो उनके साथ बहुत परेशान किया जाता था, उनकी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता था। आज योगी जी के राज में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति के साथ आज कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। आप पहले पुलिस पोलराइजेशन भी तो होता है। आपने कहा पुलिस, पहले भी पुलिस आप देखें, डीजीपी कार्यालय में जेल से जाकर के अपराधी मिलते थे। लखनऊ के अंदर डिप्टी एसपी को पुलिस के बोनट पर उसको गश्ते हुए हजरतगंज लोग ले आते थे। आज वही पुलिस है, एक सिपाही को केवल जो है थोड़ा सा बदतमीजी करके देखिए तो उसके कलेजा निकाल लेगी पुलिस, क्योंकि आज उसका आत्मबल बढ़ा हुआ है। आज एक कानून का राज स्थापित हुआ है कि रात के 12 बजे 1 बजे भी हमारी माताएं बहनें अपने सड़क पर अकेले घूम करके अपने घर जा सकती हैं। किसी भी मनचले की हिम्मत नहीं है कि हमारी बेटी बहनों को छेड़ सके। पहले ऐसा नहीं था, शाम होते ही माता फोन करने लगती थी कि बेटी कहाँ हो, कब तक घर पहुँचोगी। आज कोई हमारी माताएं आज इतने अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि उनकी बेटियां चाहे 2 बजे रात में भी आएंगी घर में तो सुरक्षित घर में आएंगी। ये कानून का राज आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित किया है। ठीक है, लेकिन अनिल जी, बहुत सवाल भी उठ रहे हैं, चाहे बुलडोज़र को लेकर के देखा जाए या इनकाउंटर को लेकर के देखा जाए, सवाल उठ रहे हैं। इसको सरकार को कई बारी कमीशन को फेस भी करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये जो सवाल उठ रहे हैं इससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता? ये एक आपकी पॉलिसी है और फिर इसका सियासी फ़ायदा आपको मिल रहा है? देखिए, हम सियासी फ़ायदा और नुकसान को ध्यान में रखकर हम कोई फैसला नहीं लेते। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और अभी हम निकाय के चुनाव से निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जो परिणाम आए हैं निकाय चुनाव के, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसलों की स्वीकार्यता आज जनता में बनी हुई है। इसी नाते जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो दुनिया के देशों में जाने का और देश के अंदर भी देश के कई बड़ी महानगरों में जाने का अवसर हम लोगों को मिला। सबसे ज़्यादा अगर जो निवेशक हैं उनके बीच में अगर किसी बात की चर्चा थी और उत्तर प्रदेश में आने का जो कारण था वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था, यहाँ की कानून व्यवस्था थी। तो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सरकार ने जिस तरह से मेंटेन करने का काम किया है, एक एक यहाँ जो आम जन हैं उनको जो सुरक्षा मुहैया हमने कराया है, आज उसका प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आज उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसले किए उनके साथ खड़ी है। चलिए, अब चूंकि आप दोनों लोग पूर्वांचल से हैं और बीजेपी की सबसे बुरी स्थिति अगर चुनाव में कहीं है तो इसी पूर्वांचल में है। अगर आप वाराणसी को छोड़ दें तो वाराणसी के बाद आप जौनपुर आ जाएं, आजमगढ़ आ जाएं, बलिया चले जाएं, यहाँ से लेकर के आप अम्बेडकर नगर तक चले जाएं, तो बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही। प्रधानमंत्री मोदी जो उनका क्षेत्र है उसके आसपास आप काम कर लेते हैं। दोनों लोगों से पहले आप ही पहले बताइए अनिल जी कि ये आखिर हम लोगों ने देखा कि आपने 7 मेयर जीत लिए, बहुत नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष जीते, लेकिन पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों में आप अच्छा नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल में आकर के चुनाव लड़ते हैं बनारस, लेकिन बीजेपी अपना गढ़ नहीं बना पाई? एक बार ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग उठते हैं, सपा से मिलते हैं और आपका सफाया ही कर देते हैं। आप 2000 बागी कहा ही जाता है, बागी बलिया है, बागी पूर्वांचल है, वो आपके झांसे में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए झांसे की राजनीति तो झांसे कहने का मतलब बीजेपी के फोल्ड में वो नहीं आ पा। झांसे की राजनीति हम लोग नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि
ठीक है 2022 का विधानसभा का चुनाव थोड़ा बहुत कहीं कमी रही होगी, उसका हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है और ठीक से हम लोगों ने होमवर्क किया है और उस बुनियाद पर हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल इस बार प्रचंड जीत की शुरुआत करने जा रहा है। चलिए, आपका भी इसी पर सवाल, आप भी उसी बलिया से आते हैं जिसको बागी कहा जाता है। पूर्वांचल बीजेपी ठीक नहीं कर पा रही, जबकि आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको हम लोग इस तरीके से चुनाव के पहले देख रहे थे कि आप तो पार्टियों को लाना, नेताओं को लाना, जोड़ना, बावजूद इसके बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी आप बलिया को ही देखिए, नगर पालिका में आप 95 के बाद पहली बार हम लोग जीते हैं अभी इस चुनाव में। आप देखेंगे मैंने बलिया के 12 नगर पंचायतों में से 6 से ज़्यादा बीजेपी जीती है। और आप ये भी देखेंगे कि सेकंड पर भी मैं ही हूँ, मैंने सपा बसपा थर्ड और फोर्थ पर है। जो बागी लड़ रहा है वो भी आप ही का, हाँ हमारा ही है, निर्दलीय भी आप ही का। तो आप ये नहीं समझिए, आप तो देखेंगे बहुत है जो आज बनारस में जो कुछ हो रहा है उसका असर गाजीपुर में भी है, उसका असर बलिया में भी है, मऊ में भी है, उधर गोरखपुर है, इधर बनारस है। तो उसका कहीं ना कहीं जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आया, यहाँ से बनारस से जो सड़क अभी आपके गोरखपुर जा रही है 4 लेन, या अभी जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो ये सब कुछ को गाजीपुर को भी लाभ मिल रहा है, बलिया को भी मिल रहा है, आजमगढ़ को मिल रहा है। अब आप लोगों से आजमगढ़ में देखिए 2 यूनिवर्सिटी बन गई। पहले आजमगढ़ का नाम आ रहा था, हर कोई आतंकवादी घटना होती थी उसमें आजमगढ़ का नाम जरूर आता था। आज आजमगढ़ के बच्चे IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, 2 विश्वविद्यालय खुल गया, एक्सप्रेसवे से जुड़ करके वहाँ विकास हो रहा है। काम तो आप बहुत कर रहे हैं जो आपके दावे हैं, लेकिन फिर भी पूर्वांचल आप जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चलते चलते बिल्कुल अब आखिर में हम हैं। ये बताइए कि अनिल जी, आप ही से आखिरी सवाल भी और आपसे भी, कि क्या विपक्षी एकता की जो इस मुहिम में बीजेपी इस बार 2024 में उनके सामने टिकेगी, बेहतर करेगी, या फिर विपक्षी एकता कामयाब होगी आपके खिलाफ? देखिए, देश जातीय बंधनों को तोड़ चुका है, क्षेत्र के बंधनों को छोड़ चुका है, वर्ग के बंधनों को छोड़ चुका है और पूज्य प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ, आत्मनिर्भर भारत नारे के साथ देश चलना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि आज एक गरीब, एक पिछड़ा, एक कमज़ोर परिवार में पैदा होने वाले आज पूज्य नरेंद्र भाई मोदी आज माँ भारती के डंका को पूरे दुनिया में बजाने का काम कर रहे हैं। देश इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, खास तौर पर हमारी जो